तो सोचिए, चेन्नई शहर का एक बिल्कुल आम सा दिन है। ईस्ट कोस्ट मॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, परिवार के साथ मजे कर रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। और फिर अचानक सब पलट जाता है। भारी हथियारों से लैस कुछ बेहद खूंखार आतंकवादी पूरे के पूरे मॉल पर कब्जा कर लेते हैं। पल भर में चीख पुकार मच जाती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक हाईजैक है जिसने सीधे देश के टॉप लेवल को हिला कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दुस्साहसिक घटना और एक अकेले सैनिक के उस सीक्रेट या कहें रोग मिशन की पूरी कहानी में बोता लगाने वाले हैं, जिसने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। 250। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मासूम जिंदगियों की गिनती है जो अचानक इस भयंकर खतरे के बीच मॉल के अंदर फंस गई हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो बस अपना वीकेंड एंजॉय करने आए थे, वो अब पूरी तरह से आतंकियों के रहमो करम पर हैं। जरा उस दहशत की कल्पना कीजिए। बाहर खड़ी पुलिस, सेना और सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान सीधे तौर पर दांव पर लगी है। तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। क्या होता है जब पूरी तरह हथियारों से लैस आतंकवादी एक मॉल को हाईजैक तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि भारत का सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा एक्सपाई उसी मॉल में उनके साथ शॉपिंग कर रहा है। मतलब इसे कहते हैं किस्मत का सबसे बुरा खेल। उन्होंने मासूमों के लिए एक पिंजरा तो बनाया, लेकिन गलती से खुद को ही एक ऐसे भूखे शेर के साथ बंद कर लिया जो उनका शिकार करने के लिए ही बना है। सेक्शन 1। एंटर वीर राघव, द वाइल्ड कार्ड इनसाइड। अब ये वीर राघव है कौन? देखिए, वीर अपने अतीत के एक बहुत गहरे सदमे से जूझ रहा है। एक पिछले मिशन में वो एक छोटी बच्ची को बचा नहीं पाया था, और वो दर्द आज भी उसके अंदर जिंदा है। लेकिन आज वो अंदर फंसे उन 250 लोगों की इकलौती उम्मीद है। वीर भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ का एक बहुत ही धाकड़ सीनियर फील्ड ऑपरेटिव रह चुका है। काउंटर टेररिज्म हो, क्लोज कॉम्बैट हो या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बंदा हर चीज में मास्टर है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चुपचाप एक कोने में छिपकर पुलिस का इंतजार करेगा। इसके उलट ये हाईजैकर्स के लिए एक जीता जागता काल बनने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम आतंकियों को भी कम नहीं आंक सकते। उनके डिमांड्स एकदम साफ हैं और उनका अल्टीमेटम बेहद खतरनाक है। पहली शर्त, तिहाड़ जेल में बंद खूंखार आईएसआईएस लीडर उमर फारूक को तुरंत रिहा किया जाए। उसके बाद उन्हें सुरक्षित भागने के लिए 4 वोल्वो बसें और एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार एक बोइंग 747 विमान चाहिए। और अगर सरकार ने आनाकानी की तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मॉल में फंसी गृह मंत्री की पत्नी और बेटी का सिर कलम कर देंगे। मतलब सरकार के सिर पर एक बॉम्ब की तरह टिक टिक करती घड़ी लगा दी गई है। सेक्शन 2। पॉलिटिकल प्रेशर एंड हॉस्टेजेस। चलिए अब जरा मॉल की चारदीवारी से बाहर निकल कर देखते हैं। बाहर इंटेलिजेंस एजेंसियां और राजनेता बदहवास होकर भाग रहे हैं। स्थिति कैसे बंटी हुई है? एक तरफ अंदर 250 नागरिक, गृह मंत्री का परिवार और हमारा एक्स रॉ एजेंट वीर राघव है, और दूसरी तरफ बाहर देश की पूरी इंटेलिजेंस, प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद गृह मंत्री हैं। अब पेंच यहां फंसता है कि गृह मंत्री का अपना ही परिवार अंदर फंसा है। और यकीन मानिए, जब बात अपने परिवार पर आती है तो सरकार के सारे बड़े फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि डर और राजनीतिक दबाव में लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग और विरोधी विचारधाराएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। बाहर बैठी सरकार चुनाव हारने के डर से कांप रही है। उनका सोचना है कि आतंकियों की बात मान लो, उमर फारूक को छोड़ दो, बंधकों को बचा लो और अपना वोट बैंक सुरक्षित कर लो। लेकिन मॉल के अंदर बैठे वीर का अप्रोच एकदम अलग है। उसका स्टैंड बहुत क्लियर और आक्रामक है। कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं। वो तय कर लेता है कि मॉल के अंदर रहकर ही वो इन आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करेगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, वीर का ये बेबाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ। जब सरकार उस खूंखार आतंकी को आजाद करने के लिए लगभग घुटने टेक देती है, तब वीर साफ कर देता है कि उसे आपके चुनाव, आपके वोट या राजनीतिक नफा नुकसान से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसका धर्म सिर्फ देश की सुरक्षा है। वो किसी भी कीमत पर उमर फारूक जैसे दरिंदे को दोबारा आजाद नहीं घूमने देगा। सेक्शन 3। द इनसाइड काउंटर अटैक। अब बंद दरवाजों के पीछे वीर का असली गेम शुरू होता है। वो अब शिकार नहीं है, वो शिकारी है। और वो एक ऐसा ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल दांव खेलता है जिसे हम द बांग्लादेशी ब्लफ कह सकते हैं।
वीर बड़ी ही चालाकी से मॉल का इंटरकॉम हाईजैक करता है और बाहर सरकार से लेकर अंदर आतंकियों तक सबको ये चकमा दे देता है कि वो कोई पुलिस या रॉ एजेंट नहीं बल्कि एक राइवल बांग्लादेशी आतंकी है। वो धमकी देता है कि अगर उमर फारूक को छोड़ा गया तो वो खुद सभी बंधकों को उड़ा देगा। मतलब दिमाग देख रहे हैं आप? आतंकियों का 20 साल का मास्टर प्लान इस एक चाल से वहीं का वहीं धराशायी हो जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस भयंकर टेंशन और जानलेवा माहौल के बीच अंदर कुछ बहुत ही अजीब और कॉमिक सिचुएशंस भी चल रही हैं। जैसे एक है डोमिनिक, जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है कि वो गांधीनगर की सिक्योरिटी कंपनी का एमडी है, पर असल में आतंकियों को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर हमारे बिरजू चाचा हैं, जो अपनी डरपोक हरकतों और शिकायतों से बाज नहीं आते। और सबसे गजब तो प्रीति का कैरेक्टर है। मतलब सिर पर मौत मंडरा रही है, गोलियां चल रही हैं और वो इस बीच भी वीर के साथ रोमांस का एंगल सेट करने में लगी है। ये अजीब सी कॉमेडी इस सीरियस सिचुएशन में एक गजब का बैलेंस लाती है। खैर, वापस एक्शन पर आते हैं। वीर बंधकों को बाहर कैसे निकालता है, इसका पूरा प्रोसेस बड़ा ही शानदार है। स्टेप 1, वो मॉल में एक नकली बम प्लांट करता है। स्टेप 2, वो मॉल के ही बड़े स्पीकर्स का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त धमाके की आवाज प्ले कर देता है। और स्टेप 3, जैसे ही वो फेक धमाका होता है, आतंकवादी बुरी तरह घबराकर छिपने के लिए भागते हैं। और बस उसी अफरा तफरी और पैनिक के बीच वीर बड़े ही सफाई से बंधकों को बाहर निकाल लेता है। आतंकियों की कोई मांग नहीं मानी गई और लोग भी सुरक्षित बच गए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट। वो गृह मंत्री जो बाहर टीवी पे आके छाती पीट रहा था, जिसके अपने बीवी बच्चे अंदर थे, जो खुद को बड़ा मसीहा दिखा रहा था, असल में सबूतों से ये साबित हो जाता है कि इस पूरे हाईजैक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जी हाँ, सिर्फ राजनीतिक सहानुभूति बटोरने और चुनाव जीतने के लिए उसने खुद ये खौफनाक साजिश रची थी। सच्चाई सामने आते ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। सेक्शन 4, द क्रॉस बॉर्डर क्लाइमैक्स। अब बात एक मॉल की नहीं रही, ये खेल बहुत बड़ा हो चुका है। 10 करोड़ रुपए। जो आतंकी बच गए थे, उन्होंने वीर राघव के सिर पर पूरे 10 करोड़ का इनाम रख दिया है। आप समझ रहे हैं? एक अकेले आदमी ने उनके इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क की ऐसी कमर तोड़ी है कि वो हर हाल में वीर को खत्म करना चाहते हैं। पर वीर राघव रुकने वालों में से नहीं है। हाईजैक के ठीक 1 महीने बाद वीर एक पूरी तरह से अनऑफिशियल और रोग मिशन पर निकल जाता है। वो उस आतंकवादी उमर फारूक का पीछा करते करते सीधा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के एकदम अंदर तक घुस जाता है। वहां वो फारूक को जिंदा पकड़ लेता है और फिर वो ऐसा काम करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीधा एक फाइटर जेट चुराता है, दुश्मन का एयर स्पेस चीरता है और उस मोस्ट वांटेड आतंकी को लेकर हवा के रास्ते सीधा भारत की तरफ निकल पड़ता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि वीर राघव यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बिना परमिशन फाइटर जेट ले जाना मतलब सीधा सीधा युद्ध छेड़ना है। वीर को वापस आने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद चाहिए ही चाहिए और इसके लिए वो उसी राजनीतिक लालच का फायदा उठाता है जो उसे नफरत है। वो सरकार को साफ मैसेज देता है कि अगर वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा वापस लाएगा तो आने वाले चुनाव में मौजूदा सरकार की जीत 100% पक्की हो जाएगी। और इस इलेक्शन जीतने के लालच में सरकार तुरंत उसे राफेल और सुखोई जेट्स का पूरा एयर सपोर्ट देने को मजबूर हो जाती है। और इसी के साथ हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के अंत पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या सच में एक अकेले सैनिक का जुनून, उसकी जिद और कर्तव्य के प्रति उसका पागलपन दो देशों की इतनी कॉम्प्लेक्स और भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था को अकेले मात दे सकता है? एक ऐसा सैनिक जिसने न सिर्फ आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया बल्कि देश की सुरक्षा के लिए उसी सड़े हुए सिस्टम का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी किया। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस पूरे मिशन की गहराई के बारे में एक बार सोचिएगा।